नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड रीसबमिशन 2026 उन लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है जो वर्षों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहारा समूह की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे के साथ लगाई थी कि समय आने पर उन्हें उनका पैसा सुरक्षित वापस मिलेगा, लेकिन कानूनी और तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रही। अब अदालत और सरकार की निगरानी में एक बार फिर से रिफंड रीसबमिशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह मौका खास तौर पर उन निवेशकों के लिए है जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका आवेदन किसी कारणवश अधूरा रह गया था। यह पहल बुजुर्गों, ग्रामीण निवेशकों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से निराशा में थे। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से फ्री सिलाई मशीन योजना एक बेहद लोकप्रिय और उपयोगी योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को या तो मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है या फिर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर देना है ताकि वे अपने हुनर से आय अर्जित कर सकें। देश में लगातार बढ़ते शिक्षा खर्च के बीच SC/ST/OBC स्कॉलरशिप 2026 छात्रों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले मेधावी छात्र अक्सर पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस स्कॉलरशिप योजना को और अधिक प्रभावी रूप में लागू करने की तैयारी की है। SC/ST/OBC स्कॉलरशिप 2026 के तहत योग्य छात्रों को सालाना 48,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह योजना खास तौर पर SC/ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए बनाई गई है ताकि शिक्षा में समानता लाई जा सके और हर छात्र को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। झारखंड भाजपा कार्यकर्ता फरवरी के अंत से बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रवासी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी देंगे। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और रघुवर दास पहले ही बैठकें कर चुके हैं। बिहार चुनाव मॉडल अपनाते हुए रांची में एक कंट्रोल रूम बनेगा और सीमावर्ती जिलों के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अभियान की निगरानी करेंगे। झारखंड कांग्रेस निकाय चुनावों को गंभीरता से ले रही है। वरिष्ठ नेताओं को शामिल कर वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसका उद्देश्य शहरी निकायों में पार्टी की पकड़ मजबूत करना और सहयोगी दलों पर दबाव बनाना है। यह रणनीति भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को अधिक सीटें मांगने का आधार देगी, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 25 फरवरी से साक्षात्कार आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में सफल 149 अभ्यर्थी 24 फरवरी से प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाएंगे। उम्मीदवार 13 फरवरी से आयोग की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 56 पदों के लिए यह प्रक्रिया हो रही है, जिसमें साक्षात्कार 30 अंकों का होगा और मेधा सूची लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बनेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को SIR के तहत मतदाता सूची सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अन्य राज्यों से प्राप्त झारखंड के मतदाताओं से संबंधित दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।
देश भर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ पेंशन सिर्फ एक मासिक भुगतान नहीं बल्कि जीवनयापन का सहारा है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों ने न्यूनतम पेंशन को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया है। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स लंबे समय से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग उठा रहे हैं। 2026 में इस मुद्दे पर चर्चाएं फिर सुर्खियों में हैं। सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के स्तर पर फंड की स्थिति, वित्तीय बोझ और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सरकार समय समय पर राशन कार्ड और गैस सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। हाल ही में जारी नए निर्देशों के अनुसार 20 फरवरी से कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए जा रहे हैं जिनका असर करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं या एलपीजी गैस सब्सिडी लेते हैं तो इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सही जानकारी न होने पर आपका राशन या सब्सिडी रुक सकती है, इसलिए इन नियमों को सरल भाषा में समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। अब फरवरी 2026 में 22वीं किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस किस्त के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। प्राथमिक शिक्षकों में आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर संशय बना हुआ है। केंद्र सरकार ने संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण शिक्षकों को 2 साल का समय मिलेगा, अन्यथा सेवा से हटाया जा सकता है। इस आदेश के विरोध में प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से प्रभावित शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने घोषणा की है कि पार्टी झारखंड निकाय चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस पर दलीय आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। एजेएसयू ने इसे राजनीतिक नैतिकता का पालन बताया। हालांकि जिला समितियों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई है। पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी संदेह व्यक्त किया। सरना धर्म कोड की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के आदिवासी सरना धर्मावलंबी प्रदर्शन करेंगे। रांची से शुरू होकर यह आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी तक अपनी आवाज बुलंद करेगा। टीएसी सदस्य नारायण उरांव ने बताया कि करोड़ों आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, फिर भी जनगणना में उन्हें अलग धर्म कॉलम नहीं मिला है। जेएसएलपीएस की बैठक में सरकारी आपूर्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी से सामग्री निर्माण का फैसला हुआ है। इससे सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय का नया स्रोत मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने आजीविका को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एसएचजी सैनिटरी नैपकिन, स्कूल सामग्री और मिड डे मील जैसी वस्तुएं बनाएंगे। सिंचाई व पेयजल सुविधाओं के विस्तार से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा से विधानसभा आधुनिक, पारदर्शी और पेपरलेस बनेगी। इससे विधायी कार्यों में एक रूपता आएगी और विधायकों को ऑनलाइन प्रश्न व सूचनाएं देने में सुविधा होगी। वर्तमान सत्र से शून्यकाल की सूचनाएं नेवा के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी और अगले सत्र से पूरी कार्यवाही नेवा पर संचालित होगी। यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगा। झारखंड विधानसभा में विधायी कार्यों को पेपरलेस बनाने की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मंत्रियों व विधायकों को टैब सौंपे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीवीए के माध्यम से डिजिटल कार्य देश के 20 राज्यों में हो रहे हैं। इससे बेहतर समन्वय होगा, कागजों का उपयोग कम होगा और सदस्यों को प्रश्न दाखिल करने में सुविधा मिलेगी। साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रांची हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति में 100% आरक्षण के मामले में
अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता को न्याय मित्र नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर सुनवाई कर रही है कि क्या किसी पद को पूरी तरह महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। झारखंड में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों को डिजिटल बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक सरकारी और एक निजी अस्पताल को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। रामगढ़ और गुमला को मॉडल जिले के तौर पर चुना गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और दवा दुकानों के डिजिटलीकरण के लिए 28 फरवरी तक सॉफ्टवेयर उपयोग करने और HIFR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ग्रामीण क्षेत्रों में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार RRDA को नक्शा पास करने का अधिकार सही ठहराया है। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त किया जिसमें पंचायती राज अधिनियम से शासित क्षेत्रों में RRDA के अधिकार पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि RRDA एक तकनीकी संस्था है जो मास्टर प्लान के तहत काम करती है। जिला परिषद व मुखिया RRDA के विकास क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। झारखंड सरकार ने बुधवार रात 16 IAS अधिकारियों का तबादला किया। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी अधिकारियों को जल्द योगदान देने का निर्देश दिया है। मस्तराम मीणा को राजस्व परिषद का सदस्य, राजेश कुमार शर्मा को खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव और के श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। धनबाद पुलिस ने वैलेंटाइन डे सप्ताह के दौरान छेड़खानी और प्रेमी जोड़ों से दुर्व्यवहार रोकने के लिए विशेष तैयारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अड्डाबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सिटी हैक्स टीम ने फ्लैग मार्च भी निकाला। धनबाद में वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। शहर के फूल बाजार पूरी तरह सज चुके हैं, जहां लाल गुलाबों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुकानदारों ने 20,000 से अधिक गुलाबों का ऑर्डर दिया है और हार्ट शेप बुके भी तैयार किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरुलिया से रांची होकर आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी दी है। यह ट्रेन वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ से गुजरेगी। पलामू सांसद बीडी राम और पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया। कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए शुरू हुई अमृत भारत ट्रेनों में अब आपातकालीन कोटा VIP कोटा भी उपलब्ध होगा। धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 या अधिक स्लीपर कोच वाली ट्रेनों में 24 सीटें आपात कोटे की होंगी। वंदे भारत स्लीपर में भी कोच श्रेणी और दिनों के अनुसार कोटा निर्धारित किया गया है, जिसे जोनल रेलवे मांग के आधार पर समायोजित कर सकेंगे। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने जमशेदपुर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। गुरुवार को बैंक और बीमा सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। बिष्टुपुर स्थित LIC मुख्य शाखा का गेट जाम कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों और ग्राहकों को अंदर जाने से रोका गया। ट्रेड यूनियनों ने इन कानूनों को श्रमिक विरोधी बताते हुए कहा कि ये मजदूरों के अधिकारों को छीनने और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। मॉरिशस के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर हरीश बुद्धू की बेटी सचिता बुद्धू अपने पति अजय बुद्धू के साथ गुरुवार को हजारीबाग के बड़का गांव पहुंची। सुबह 8:15 बजे वे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरी, जहां उनके पैतृक गांव, बड़का गांव और अन्य क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। फूल मालाओं और पारंपरिक सम्मान के साथ सचिता बुद्धू और उनके पति अजय बुद्धू का अभिनंदन किया गया। स्वागत करने वालों में बड़का गांव प्रखंड के सिमरात्री गांव के कई गणमान्य लोग शामिल थे। झारखंड की विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो विधानसभा को पेपरलेस करने में जुटे हैं। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना के तहत झारखंड विधानसभा के कामकाज के डिजिटाइजेशन की कवायद हो रही है। इसके तहत बुधवार को विधानसभा में विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। विधायकों को डिजिटल विधायी कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने में विधायकों की बड़ी भूमिका होगी।
वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सहित 35 विधायक शामिल नहीं हो पाए। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के कई लाभुकों को प्रारंभ में लाभ मिला, लेकिन 3-4 किस्त मिलने के बाद अब राशि नहीं मिल रही है। अब सरकार की ओर से उन्हें दोबारा राशि देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य भर से शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जो योजना का आवश्यक मापदंड पूरा करते हैं। उन्हें प्रारंभ में राशि भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारणवश भुगतान बंद हो गया। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी जिलों से जानकारी मांगी है। निदेशक ने ऐसे लाभुकों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। नगर पालिका निर्वाचन 2026 को लेकर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सभी कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन और सौंपे गए दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने निर्वाचन, कार्मिक, मतपत्र व मतपेटिका सामग्री, परिवहन, विधि व्यवस्था, सह आचार्य संहिता, हेल्पलाइन व जन शिकायत, प्रेक्षक, मीडिया, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, सूचना तकनीकी और नियंत्रण कक्ष कोषांगों की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC गुमला के कार्यालय में मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सूचना विज्ञान अधिकारी DIO राधे गोविंद ठाकुर ने की। कार्यशाला का उद्देश्य डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति अधिकारियों और आम नागरिकों को जागरूक करना था। बिहार के शहरों में जल जमाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब शहरी इलाकों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद विभाग ने सभी इंजीनियरों को सख्त आदेश जारी किया है कि बिना डॉक्यूमेंटेड स्वीकृति किसी भी हालत में सड़क का लेवल राइज न किया जाए। बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी JP गंगा पथ प्रोजेक्ट को बड़े विस्तार के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में घोषणा की कि इस विस्तार पर 16,465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट राज्य में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर लागू होगी, जिससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी। बिहार सरकार ने AI के क्षेत्र में बड़ा दांव खेला है। राज्य सरकार ने IIT पटना के बिहटा परिसर में 60 करोड़ रुपए की लागत से मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की अनुशंसा की है। बिहार AI मिशन की उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।